Hello guys, a very good afternoon to you. Welcome back to yet another class, the second class. कल हम लोगों ने बात की थी इंडो आर्यंस के अराइवल की इंडिया में एंड वी हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट सम एस्पेक्ट्स ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन. आज की क्लास में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल कवर द सेकेंड पार्ट ऑफ द ओवरऑल बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन इन द कंट्री. We would also be talking about the Indo-Aryans, but उनके चेंज फॉर्म में किस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस आए, ये सब चीजें. प्लस वी वुड टॉक अबाउट रिलीजन, वी वुड टॉक अबाउट राइज ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, वी वुड टॉक अबाउट द फॉरेन इन्वेजन्स इन द कंट्री. कई सारे अलग अलग लोग आए सेंट्रल एशिया से, लाइक कुशान एंड शाकाज एंड all those people we'll be talking about. So today we have a lot of ground to cover as such, and I welcome you once more to the class. Welcome back once again. Benedict, good afternoon. TN Kaga, very good afternoon. Anjali, hi. Ankit Goswami, good afternoon to you as well. अनुषा, अभी जो आप पीडीएफ क्लास से आपको मिलेगा, क्लास के बाद जो मिलता है, दैट इज सफिशिएंट एज ऑफ नाउ, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज द फाउंडेशन, दैट बी सफिशिएंट. तो जो क्लास में डिस्कशन होगा और जो पीडीएफ आई थिंक एट द मोमेंट इफ यू आर कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम दैट बी सफिशिएंट. बाकी क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये एक एडवांस फॉर्म में, देन वी विल अगेन टॉक अबाउट इट व्हेन वी विल बी डूइंग एनसीईआरटी क्लास 11th स्टैंडर्ड का एंड 12th स्टैंडर्ड का. सो डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज सफिशिएंट एज ऑफ नाउ. TN कागा, सॉरी इट वुड बी डिफिकल्ट. आप वो वीडियो है वो अपलोडेड है, आपको मिल जाएगा आपके पोर्टल पे, और आप उसको पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि एक तो ब्रीफ में डिस्क्राइब करने का सेंस नहीं है, बिकॉज आपकी कुछ समझ में आएगा नहीं उससे. बस यही है, इंडो आर्यंस इंडिया में आए उस टाइम पे, यू सी 1500 BC से ये 500 BC का जो पीरियड है हमने कल कवर किया था, और वहां पे उन्होंने सेटल डाउन होना स्टार्ट कर दिया. ट्राइबल फॉर्म में आए थे और नोमैडिक फॉर्म में आए थे, बट नाउ दे हैव ग्रेजुअली स्टार्टिंग सेटलिंग. तो वो जो सेटल डाउन वाला जो प्रोसेस है वो आज हम करेंगे अच्छे से, और बाकी जो उस चीज में क्या क्या उसमें फैसेट्स है, क्या क्या उनका किस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर था, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं. सो नेचुरली यू नो इन दिस क्लास वी विल बी कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम टू डू दैट. Mohit, a very good afternoon to you. Plus, you can also go through the class notes that we given to you after the class. Okay, so guys, start करें session को without waiting any further. Okay, so let's begin with this first chapter of the day, that is the rise of kingdom of Magad. Magad kingdom का बात करेंगे. We'll talk about life of the people, taxes वगैरह, and then we will talk about Jainism and Buddhism as important religions that emerged during this time. तो सबसे पहले किंगडम एंड रिपब्लिक्स. कल हमने आर्यन ट्राइब्स की बात की थी, किस तरीके से इंडिया में आए और हाउ दे सेटल डाउन इन डिफरेंट ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब. दिस इज व्हाट वी हैड टॉक्ड अबाउट यस्टरडे. अब क्या होता है उसके बाद, यू सी आफ्टर दिस पीरियड फ्रॉम 600 BC ऑनवर्ड्स, इसके बाद का जो पीरियड है इसमें जो आर्यन ट्राइब्स हैं, दे हैड नाउ द ट्राइबल बॉन्ड्स हैव बिगन टू फ्रैगमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड दे आर बिगिनिंग टू फॉर्म किंगडम्स. किंगडम्स की शुरुआत होती है. इससे पहले किंगडम्स नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा आर्यन ट्राइबल चीफ्स हुआ करते थे. And we have talked about the chiefs yesterday. They were like first amongst the equals. There was brotherhood between the tribal community, but those bonds are fragmenting now. And as a result, some of the powerful kingdoms emerge. For example, there is rise of Koshala, there is Magad, there is Avanti. In fact, there are no less than 16 such kingdoms which are called Mahajanpads. And this is why this time from 600 BC onward, this is also called the age of the Buddha or age of Mahajanpads. So when we talk about age of Mahajanpads, there are 16 such kingdoms. Don't get confused. और वो जो 16 महाजनपद्स हैं उसमें उस टाइम पे बुद्धा भी थे. यू सी बुद्धिज्म और जैनिज्म उसी टाइम पे ग्रो किया उसने, एंड दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ बुद्धा. नाउ किंगडम ऑफ मगध के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इनफैक्ट दिस हैपेंस टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सच महाजनपद्स. यू कैन सी ऑन द मैप ओवर हियर the Mahajanpads, and a lot of such Mahajanpads right from Gandhar
to you see Panchal, Koshala, Kashi, Magad, Anga, Lichavi. So Lichavi is a clan, Videha over here. So a lot of such you see Mahajanpads or kingdoms. So Mahajanpad means kingdom Avanti over here, a very powerful kingdom or Mahajanpad during this time. They came out, लेकिन ultimately you see battle कई सारे लोगों में होती है, जीता एक है, competition बहुत सारे fight करते हैं, winner एक होगा. इस तरीके से इस टाइम पे 16 महाजनपद के आपस में टसल होने लगी, एक दूसरे से फाइट कर रहा है और अल्टीमेटली एक जो किंगडम है वो पूरे जितने महाजनपद से किंगडम्स के हैं उनको एनेक्स करके सिर्फ एक सिंगल लार्ज पैन इंडिया एम्पायर बन जाएगा, विच इज द किंगडम ऑफ मगध, विच विड सी इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका. अशोका के टाइम पे पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये जो एक महाजनपद है मगध का, it will culminate, it will have its climax in the reign of Ashoka. We will talk about that as well. Some advantages were there. क्या reason था किस वजह से मगध as it emerged as the forerunner in the fight against this the contention that these different Mahajanpads were having, as in the competition that was there. So there were some inherent reasons why it emerged as the winner. First of all, because of the presence of large iron ore deposit. You would already know that Jharkhand, the southern part of Bihar, partition 2000 में हुआ है, उससे पहले it was a part of Bihar, right? So this southern part of Bihar, Jharkhand and Singhbhum area, it had very large deposits of iron ore, the richest iron ore deposits. And in those times, having iron ore provided a very great boost to your military, to agriculture, because with the help of iron tools, iron implements, iron plowshare, we could produce a lot more crop than otherwise would be produced. Because जो wooden plowshare है ना, जो हल जिसको बोलते हैं, हल में हल लगाते हैं, एक लकड़ी का हल होगा, एक लोहे का होगा, जिसका टिप लोहे की होगी, it can penetrate deeper into the soil and as such the soil will produce more crops. So that is the first reason. The second reason is the military advantages of using iron. और मगध के किंगडम में वो सारा आयरन और डिपॉजिट था. So this is the first important reason. The second important reason why Magad rose as a force to reckon with is the trade and transport in the Ganges plain, which was carried with the help of rivers. A lot of rivers, they passed through the Magad territory. For example, Ganga was there, Son was there, Ghagra, Gandak, all those rivers, they were quite close to the capital of Magad kingdom during this time, that is Rajgriha. पहले राजगीर और राजगृह जिसको बोलते हैं, दैट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम. उसके बाद जो शिफ्ट करके उसको पाटलिपुत्र या पटना में शिफ्ट कर दिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाउंडर ऑफ द मगध किंगडम और द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द मगध एम्पायर, दैट इज द हर्यणका डायनेस्टी. आप लोगों को याद रखनी है ये नाम, बिंबिसार, अजातशत्रु, हर्यणका, राजगृह, अंग, ये सब ना आपको याद रखने पड़ेंगे. अब याद ऐसे होगा कि एक बार में आप समझ लीजिए, दूसरी बार में मेमोराइज और तीसरी बार में आपको अच्छे से कंसोलिडेट आपका नॉलेज हो जाएगा. सो द फाउंडर ऑफ दिस हर्यणका डायनेस्टी, इट वाज नन अदर देन बिंबिसार. बिंबिसार हैपेंस टू फाउंड दिस डायनेस्टी एंड ही वाज अ ग्रेट कॉन्करर. इनफैक्ट ही हैड कॉन्कर्ड द नेबरिंग किंगडम ऑफ अंगा. महाभारत में आप लोगों ने अंगराज कर्ण का नाम सुना होगा. कर्ण को दुर्योधन ने किस नाम से क्या टाइटल देता है दुर्योधन महाभारत में कर्ण को? अंगराज कर्ण. सो इट इज दिस टेरिटरी दैट इज इन द भागलपुर एरिया ऑफ बिहार और उसके आसपास के जो एरियाज हैं along the border of Bengal. He conquered this territory. He also entered into some matrimonial alliances and likewise he expanded this small छोटी सी एक पेटी स्टेट था, वो छोटा सा एरिया था, उसको धीरे धीरे उसने अपने लाइफ टाइम में ग्रो कर दिया. एंड ही हैपेंड टू मेक राजगृह हिज कैपिटल. It was his son, however, Ajatashatru, who is known as a much more successful warrior and conqueror. बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट था, एग्रेसिव इसकी पॉलिसीज रहती थी. अपने जितने भी नेबर्स सबको उसने डिफीट करके ही अटैक कोशाला, ये वैशाली जो उसके ऊपर जो इसका महाजनपद था, एंड काशी. सो देयर वर लॉट ऑफ महाजनपद जो इसके आसपास थे, उनको इसने अटैक करके और एनेक्स कर लिया. या तो उसने सबड्यू कर दिया, उनको हरा दिया, और या अपना एलाई बना दिया, या उनको डिफीट करके अपने किंगडम में शामिल कर लिया. So as such, you see, we see the rapid rise and expansion of the Magadhan Empire during this time.
As for the position of king, king became very powerful during this time. कल हमने बात की थी किस तरीके से जो पॉलिटी था उस टाइम पे, किस तरीके से जो आर्यन ट्राइबल्स थे वहां पे किंग पावरफुल नहीं होता था, बिकॉज ही वॉज बेसिकली जस्ट वन ऑफ द ट्राइबल मैन. एक आपस में उनका एक ब्लड रिलेशन होता है ट्राइबल में, एंड दैट इज वाई नोबडी कैन बिकम एन एब्सोल्यूट ऑटोक्रेट. सबसे पहले जब ट्राइबल बॉन्ड्स फ्रैगमेंट होंगे, धीरे धीरे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे, तब जाके किंग पावरफुल बनेगा. एंड देन ही डजंट हैव टू वरी अबाउट हिज पीपल. ऑल ही नीड्स टू see is how he can concentrate the power in his hands, and this is how the position of the king, it changed during this time when we are talking about the age of Mahajanpad or age of Buddha. उससे पहले king was not powerful enough. He was helped by a council of ministers, and he was also helped by his chief priest who is known as Purohit, and there are some ministers who are known as Amatyas. अलग अलग करके सेनानी हो गया, you see all these commanders and all those people. There was council of ministers, but ultimately he was not dependent upon them. He had his own power. Then the peasants during this time, जो किसान थे, वो 1/6 of their produce they used to give taxes as the king to the king. जब सरप्लस जनरेट हुआ, you see आयरन प्लोशर यूज करना स्टार्ट किया, सरप्लस was given to the king as taxes. Then a regular standing army could be maintained from those taxes. Then out of those taxes, trade and commerce could be conducted. So all these things, the cascading impact began to happen as a result of the rise of you see the surplus that was generated due to iron ore, due to iron implements, and you see this cascading impact on the overall economic structure, on the social structure, that began to be felt in a very short time. And this is the time when after a very very long gap, हड़प्पा के बारे में भी कल बात किया था, हड़प्पा से लेके अभी तक 600 BC 500 BC तक हमको कोई एक अर्बन सिटीज, अर्बन सिविलाइजेशन देखने को नहीं मिलती है. इनफैक्ट टाउन्स डेवलप्ड आफ्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो यू सी 1500 साल बाद लगभग हमको दोबारा से इंडिया में टाउन्स और सिटीज देखने को मिलते हैं इस टाइम पे. So there was this trading centers, there was capital of kingdoms, craft centers, a lot of crafts began to be practiced. For example, ironsmiths and all those carpenters and chariot makers and potters, etc., weavers. So a lot of crafts began to be practiced during this time. Trade and commerce अच्छा हो रहा है, you see खेती अच्छी हो रही है, king taxes ले रहा है, merchants profit make कर रहे हैं. So then it gave rise to a very kind of affluent kind of just overall society, and there was a shift that is taking place from a pre iron ore time period, pre money period, to this period wherein we are witnessing this rise of cities, trade, money, etc. Yes, these things actually are coming into picture for the first time in India. Now a very important development during this time happened to be the rise of coins. Coins भी first time इस time पे शुरुआत हो गए सर्कुलेट करना. In the beginning they were just made of silver and copper, which were stamped, they were punched with the punch marks, and those coins, they were very kind of crude होता है ना, बहुत basic time के. I mean, they were not really sophisticated or refined kind of coins that we will see much later, but during this time they were very very crude, किसी भी तरीके से generally square in shape. This is how they were cut, and they were punched with some of the symbols and design. For example, these punch mark coins, as they are called, they could be impressed with sun, moon, trees, rivers, fish, etc. So a lot of symbols were there as such. Then we have society. Let's talk about society में एक तो जो trading community है, that begins to emerge as a very influential factor, and these artisans and merchants, they began to organize themselves in the form of shrenis or guilds. So shrenis or guilds, they were just a collection of these traders and merchants and artisans. They came together, they formed their own guild, they were controlled and regulated by their own laws. And in fact they were also provided immunity from the state laws also, and also supported by the king, क्योंकि king को पता है जब तक मेरे एरिया में ट्रेड फ्लरिश नहीं करेगा तब तक मैं यू सी जो स्टेट है वो फ्लरिश नहीं करेगा, वो पनपेगा नहीं, वो डेवलप नहीं होगा.
बिकॉज जब ट्रेड करेंगे, जब पैसा आएगा, तब किंग को टैक्सेस भी मिलेगा ज्यादा, तब ओवरऑल सबकी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी. दिस इज वाई द किंग्स ऑल्सो सपोर्टेड दीज श्रेणीज एंड गिल्ड्स, एंड द मेंबर्स ऑफ दीज गिल्ड्स they were regulated by the customs of the guilds and shrenis themselves. उनके अपने internal laws हुआ करते थे, even the right to punish the members of the shrenis. The profession was followed hereditarily. So धीरे धीरे क्या हुआ कि जो श्रेणीज हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी वही काम करेंगे. धीरे धीरे इस तरीके से वो एक पर्टिकुलर कास्ट बन गई. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आयरन स्मिथ है तो उसकी अपनी कास्ट बन गई. वीवर है, उसके बच्चे भी वीविंग करेंगे. इस तरीके से यू सी ऑल द जनरेशन सब्सिक्वेंटली it itself became a caste. So this is also the development of and proliferation of the caste system in the country. वर्णा की हमने कल बात कर ली थी, चतुर्वर्ण सिस्टम. अब उसके अंदर हर एक वर्ण में अलग अलग जो कास्ट हैं, जाति हैं. दिस इज द टाइम व्हेन ऑल दीज डेवलपमेंट्स बिगैन टू टेक प्लेस. तो आप देख रहे हैं कि सोसाइटी में what kind of changes are taking place in the form of society. सोसाइटी में ट्राइबल बॉन्ड्स फ्रैगमेंट हो रहे हैं, कास्ट डेवलप हो रही है, किंग ऑटोक्रेट हो रहा है, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, किंग की पावर बढ़ रही है, ट्रेड इज डेवलपिंग इन द सोसाइटी. सो ऑल दीज चेंजेस दे टेक प्लेस आफ्टर 600 BC. बिफोर दैट द सोसाइटी वॉज by and large tribal, the ardent tribals, but then you see after 600 BC money is circulating and all these socio-economic changes are taking place on the ground, and then there is this kind of a different kind of society that we get to witness. इस टाइम पे द एज ऑफ महाजनपद में एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा कि जो you see the age of Mahajanapads है, that is also known as the age of Buddha. That is, Buddha was also born during this time. So Buddha was in fact a great friend of Bimbisar. Bimbisar के बारे में आपको याद है? Just tell me very quickly which dynasty was it from. I want to see whether you are paying attention or not. Which dynasty was founded by Bimbisar? So Buddha happened to be a close friend of Bimbisar. Vedic religion had rites and sacrifices. So these are some of the reasons why Buddhism and Jainism emerged as important forces. Why? Because certain conditions were already prepared. People were done with the kind of rituals that Vedic religion preached. कल हमने बात की थी किस तरीके से rituals develop किए, sacrifices develop किए, और जो लोग थे उनको समझ में नहीं आ रहा था यार ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किलिंग ऑफ एनिमल्स हो रही है, राइट्स हो रहे हैं, रिचुअल्स हो रहे हैं, कुछ इस तरीके की बातें हो रही हैं उपनिषद में, फिलोसफिकल की बातें, आत्मन और ब्राह्मण, वो कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है. सो पीपल वर एक्चुअली वेरी डिससैटिस्फाइड, एंड देयर वाज आल्सो अ लॉट ऑफ मटेरियल चेंजेस दैट वाज टेकिंग प्लेस ऑन द ग्राउंड. हमने क्या क्या मटेरियल चेंजेस हुए हैं इस टाइम पे वो ऑलरेडी देख लिया है, राइज ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मनी एटसेट्रा. सो द पीपल फ्रॉम ओल्ड स्कूल, they were very very dissatisfied with the changes in the society. हर सोसाइटी में होता है, आपके पेरेंट्स और आपकी जनरेशन में भी, हमारे पेरेंट्स और हमारी जनरेशन, तो हर सोसाइटी में होता है, हर टाइम पे होता है. बट इस टाइम पे काफी कुछ टाइम पे ऐसा होता है, बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, एंड एवरीबडी कैन फील द फोर्स ऑफ दोज चेंजेस. इस कंडीशन में, इन कंडीशंस में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दे इमर्ज्ड एज द आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ द पीपल. Yes, Harinka dynasty. This is the answer that I was looking for. Shripad, Ankit, Anusha, and Ujjwal, Suhas, Dechin. Okay, a lot of you. So that's nice. I'm impressed. You people are paying attention. That means Anusha, it's not Halmanti, it's Harinka. So you have tried writing the answer, but yes, it's partially correct. महावीर, जैनिज्म के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले जैनिज्म के कुछ बेसिक्स. जैनिज्म, यू नो, everybody knows it was founded by Lord Mahavir, who was born in the 6th century BC. In fact, Mahavir happened to be younger contemporary. वो बुद्धा के एक ही एज ग्रुप में थे, but he was the younger, एक ही टाइम के थे, एक ही समय के थे, but he was the younger contemporary of Lord Buddha. He was born in a royal family. Royal family, Vajis का जो confederacy थी, it was one of the Mahajanapads in the North Bihar. वहां पे ये रॉयल फैमिली क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, एंड ही वॉज मैरिड बाय द वे. ही अबैंडन्ड हिज फैमिली एट द एज ऑफ 29, एंड फॉर सम 12 years he did a lot of contemplation, meditation and all those tapasya etc. He practiced austerities, जिसमें खाना नहीं खाना कई सारे दिनों तक योगा करना और मेडिटेशन करना, ये सारी चीजें उन्होंने की.
and as a result उनको एक enlightenment मिल गया finally after 12 years, and he attained Kaivalya. It is called Kaivalya in Jainism, Kaivalya. और निर्वाणा जो उसको बुद्धिज्म में कहते हैं, इंग्लिश में उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, संस्कृत और हिंदी में मोक्ष कहते हैं. तो ये सारी चीजें उनको मिल गई एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. तो ये कुछ उनके थ्री रत्नास और ट्राई रत्नास ऑफ जैनिज्म, जिसको कहते हैं राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन. दिस इज व्हाट वाज propounded by Lord Mahavir. And the focus of this religion, Jainism, it was based out of ahimsa. Ahimsa or non-violence, this credo happens to be a very kind of important in the overall philosophy of Jainism, and it was to have a very important influence on the Indian culture as such. जो इंडियन कल्चर में अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट आया है वो वहीं से आया. महात्मा गांधी, यू नो हाउ इन्फ्लुएंस्ड ही वाज विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस एंड अहिंसा. And Lord Mahavir said that not even an ant should be killed, not even a stone should be hurt, because even stones and all these non-material things, even they have a soul. So this is about Jainism. And now let's come to the second religion, and in fact a more influential one if you go by the geography, if you go by the प्रेजेंस ऑफ दिस रिलीजन इन टुडेज वर्ल्ड. आज की डेट में भी आप बता सकते हैं कहां कहां पे बुद्धिज्म है? सम ऑफ यू कैन यू टेल मी व्हाट ऑल कंट्रीज बुद्धिज्म इज देयर करेंटली? He was born in Lumbini near the city of Kapilvastu in the eastern part of UP, and he also by the way belonged to a Kshatriya clan. Shakya clan था इनके नाम, Shakya clan से belong करते थे, Kshatriya clan था. He was also married. He also has a son named Rahul, and he left his home at an early age, 29-30. इन्होंने भी घर त्याग दिया था, परिवार. इनका भी जो एक टेम्परामेंट था, that was very very contemplative, that is inward looking, and as a result he wandered around for many years. 6 साल बाद 35 साल की उम्र में इनको enlightened nirvana मिल गया, and he realized that the reason why the people in this world they are unhappy is because of desire की वजह से. और जब वो डिजायर खत्म हो जाएगी, जब डिजायर को कॉन्कर कर लेंगे, then there would be no more suffering and no more sorrow in the world, and that end of that suffering would lead to enlightenment or nirvana. He would finally attain nirvana, and he would get rid of the cycle of रीबर्थ. एक पुनर्जन्म जो हिंदू थियोरी है, बुद्धिस्ट थियोरी है, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म, दूसरे के बाद तीसरा, जो बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है. दैट साइकिल विल गेट ब्रोकन एंड देन फाइनली यू विल गेट निर्वाणा. Yes, Ujjwal, yes. So many of you are right. Yes, China, Bhutan, Thailand, Tibet. Deccan is also mentioned in India, Arunachal, Ladakh, Bihar, Maharashtra. Yes, absolutely. In Myanmar too, Benedict is saying yes, absolutely. So you guys already have this good understanding about these regions. Basic understanding you already have. Shripad is also saying China, Cambodia. So yes. So yeah, right. That's right. Absolutely fantastic. Buddha too did not favor the Vedic sacrifices and rituals. He rejected the Vedic sacrifices, the Vedic scriptures. He said that we need to have equality in the caste system, because by this time the caste system had already got very very consolidated, very very rigid in the society, and there was a lot of discrimination, especially with regard to the lower caste or untouchables. Plus this was also a time wherein the third varna in the society, that is the Vaishyas, the merchant class, they were not satisfied with their position in the society, because you see पैसा तो उनके पास आ गया है, वेल्थ उनके पास आ गई है, लेकिन उनके पास स्टेटस नहीं आया, सोशल स्टेटस नहीं आया है, बिकॉज सोशली दे वर लुक्ड एज इंफीरियर्स बाय द ब्राह्मण्स एंड बाय द क्षत्रियास. इवन अ पुअर ब्राह्मण would be considered much more socially superior as compared to a very rich merchant. And this is the reason merchant class happened to be great champions and propounders of Buddhism and Jainism, and in fact it was mostly this class that rapidly flocked to these religions, and they became great patrons of these religions. Is it clear?
The monks traveled from place to place preaching new ideas, and soon Buddhism spread to many parts. Since Buddhism was a missionary religion, unlike Hinduism, Hinduism is not a missionary religion, Buddhism was, because the message of Buddha that had to be conveyed through the monks at the ground level, and these Buddhist monks, they wandered around from place to place and carried the message of Buddha, spoke in the language of the Buddha, that is Pali. प्राकृत जो लैंग्वेजेस हैं, इनफैक्ट ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है व्हाई जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बोथ स्प्रेड लाइक, इनफैक्ट जैनिज्म बुद्धिज्म मोर सो, बोथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर्स, क्योंकि ये जो महावीर जैन है एंड लॉर्ड बुद्धा, दे स्पोक इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, नॉट द संस्कृत लैंग्वेज विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द एलिट, and people could not understand it, the normal people could not understand it. So संस्कृत से जो ब्राह्मण से उन्होंने पावर को अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट कर रखी थी, बट बुद्धा ने जो अपना मैसेज पाली लैंग्वेज में दिया, जैन ने अपना महावीर ने जो अपना जो मैसेज है वो अर्धमगधी में दिया, इस तरीके से ये जो रिलीजन से रैपिडली फैले, लोगों को समझ में आए, लोग कनेक्ट कर पाए इनसे. पीपल वर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द Brahmanical religion or the Vedic religion, rituals and language and all those things, वो उनका वर्णा सिस्टम उनकी समझ से बाहर था. As a result of that, they happened to rapidly join the ranks of Buddhism and Jainism, and these religions rapidly spread not only in India, and I'm talking about Buddhism when I talk about other countries, not Jainism. These Buddhism as a religion is spread to many countries, Central Asia, Southeast Asia, China, Japan, etc. In fact, Central Asia में काफी important religion हुआ करता था इस्लाम के आने से पहले. जब इस्लाम वहां पे पहुंचा तो जो बुद्धिज्म था वो फिर खत्म हो गया धीरे धीरे. लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द मॉडर्न एम्पायर. मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, विच हैपेंस टू बी अ वेरी ग्रेट एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इनफैक्ट यू सी, जो ये मॉडर्न एम्पायर है, ये मगधन एम्पायर का ही पार्ट है. मगधन किंगडम के एम्पायर के बारे में हमने बात की थी, हरिणका डायनेस्टी एंड सब्सिक्वेंटली. तो जो मगध स्टेट है, मगध किंगडम है, मगध एम्पायर, उसका एक पार्ट है मॉडर्न एम्पायर. इतना आपको समझ में आया, बिकॉज ये मॉडर्न एम्पायर वॉज बेस्ड आउट ऑफ वेयर? It was based out of Magad, and as a result it's a part and parcel of the Magadhan empire that we are talking about. But specifically modern इसलिए बोला जाता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के और उनके जो डिसेंडेंट से रिलेटेड है, इसलिए दिस इज अ डिफरेंट डायनेस्टी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द मॉडर्न डायनेस्टी. आई होप दिस इज क्लियर. Any questions guys if you have so far? Otherwise we would continue with this chapter. How Aryans converted to Brahmanism? Aryans did not convert श्रीपद मध्य to Brahmanism. उनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी. वो जो वहां से आए सेंट्रल एशिया से, उनके एक बेसिक कुछ रिचुअल से उसको डेवलप उन्होंने इंडिया में किया, ईस्टर्न पंजाब में, एंड फिर सब्सिक्वेंटली जब वेस्ट यूपी में गए, वो अलग अलग राइट्स एंड कल्चर्स डेवलप करना स्टार्ट हुए. एज सच वो कन्वर्ट नहीं हुए, एक पर्टिकुलर मोमेंट नहीं था कन्वर्जन का. कन्वर्जन का मोमेंट बुद्धिज्म और जैनिज्म में है, दैट इज नॉट इन ब्रह्मानिकल रिलीजन की कन्वर्ट करवा दिया. वो नहीं, वैसा नहीं हुआ. वो रिलीजन ऑलरेडी एक रूडिमेंट्री, एक बेसिक रिलीजन लेके आए थे, जिसको उन्होंने डेवलप इंडिया में किया. ओके, सो नो क्वेश्चंस. लेट्स मूव फॉरवर्ड. द मॉडर्न किंग्स. मॉडर्न किंग्स के बारे में, इस टाइम पे एक जो डायनेस्टी थी मॉडर्न से पहले, नंदा डायनेस्टी थी यहाँ पे मगध में. इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मगधन एम्पायर. इनका भी बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था. यू सी, touching from the borders of Punjab right up to the borders of Bengal, a huge territory they used to have, a huge army. They were very very wealthy. In fact, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया में अटैक किया, उस टाइम पे जो रूलर था, it was not a modern king, it was a Nanda king whose name was Dhanananda. Dhanananda, ये जो नंदा किंग था इस टाइम पे, बट ही वॉज क्वाइट अनपॉपुलर. ऐसा बोला जाता है दैट पीपल डिड नॉट लाइक हिम, द जनरल पॉपुलेस. एंड एज सच व्हेन चंद्रगुप्त मौर्य, द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न डायनेस्टी, व्हेन ही wanted to overthrow Dhanananda, the people actively supported Chandragupta Maurya because they were very fed up with the cruelty and indifferent attitude of Dhanananda. And in his attempt to overthrow the Nanda king, Chandragupta Maurya was supported by a very famous person in Indian history, चाणक्य, कौटिल्य. आप सब लोगों ने इनका नाम सुना है, आप सब लोगों ने इनके कुछ जो बातें हैं, जो एडवाइस हैं, जो सजेशंस हैं, वो सब सुने होंगे. बहुत सारे खुद से भी लोग बना के डाल देते हैं इनके नाम बोल के. तो इस तरीके का इनका कल्ट है, इस तरीके की इनकी पॉपुलैरिटी है.
जैनिज्म डेचन इसलिए ज्यादा नहीं फैला बिकॉज जैनिज्म वॉज मोर रिस्ट्रिक्टिव। एक तो उसके जो टेनेट्स हैं ज्यादा काफी सिवियर हैं। इट्स नॉट इजी टू प्रैक्टिस जैनिज्म इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म बिकॉज जैनिज्म, लॉर्ड महावीर ने बोला आपको जैन बनने के लिए एक तो परिवार त्यागना पड़ेगा। कितने लोग रेडी होंगे परिवार त्यागने के लिए? नंबर 1। सेकेंड इज दे हैड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ फिजिकल ऑस्टेरिटीज। काफी एक्सट्रीम लेवल पे जो एसेटिज्म बोलते हैं, ऑस्टेरिटीज बोलते हैं, जो हार्डशिप्स हैं वो झेलनी पड़ेंगी। And it is because of these strict tenets, strict regulations in Jainism that not many people were attracted by it. On the other hand, Buddhism, Lord Buddha propounded a middle path, मध्यम मार्ग जिसको बोलते हैं, middle path बोलते हैं, and as such people found it more acceptable as a religion because it was more kind of practicable for them. They could easily practice it much more easily as contrast with Jainism, and this is why Buddhism spread rapidly. Further, Mahayana Buddhism के आने से, we would talk about Mahayana Buddhism, उसके आने से और ज्यादा वो practices relaxed हो गई Buddhism की, and then after that it rapidly spread like a wildfire. Plus, Buddhism was also given patronage by a lot of important kings, unlike Jainism. जैनिज्म में बहुत कोई इंपॉर्टेंट किंग नहीं हुआ है जिसने जैनिज्म को पेट्रोनाइज किया है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट किंग्स हुए हैं. वी हैव अशोका, वी हैव कनिष्का, वी विल जस्ट टॉक अबाउट हिम, डोंट वरी. Chandragupta Maurya. Let's talk about Chandragupta Maurya, the grandfather of the greatest of the modern kings, Ashoka. Conquered the whole of Punjab, and in fact ये ग्रीक जनरल सेल्यूकस निकेटर से फाइट हुई चंद्रगुप्ता मौर्य की 303 BC में, and he defeated. Seleucus Nicator was a general of Alexander who ruled in northwestern part of the Indian subcontinent, including Afghanistan. इस एरिया में वो रूल करता था, अलेक्जेंडर का जनरल था. और जब चंद्रगुप्त मौर्य अपना एम्पायर बढ़ा रहा था, अलग अलग एरियाज कॉन्कर कर रहा था, ही हैड टू फाइट सेल्यूकस निकेटर, एंड एज सच ही आल्सो डिफीटेड हिम. जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ मिलिट्री लीडरशिप चंद्रगुप्त मौर्य वुड हैव कि अलेक्जेंडर के जनरल को भी डिफीट कर दिया. So very good, I mean the great feat indeed, there is no doubt about it. And he happened to gain access to the territories lying west of the river Indus, including parts of eastern Afghanistan. वो हिंदुस्तान का पार्ट बन गए. After conquering and after consolidating his empire with the help of Chanakya or Kautilya, towards the end of his life, it is said he became a Jain ascetic. He converted to Jainism and he went to Karnataka. He went to Mysore, southern part of Karnataka, wherein he died. So this is the end of Chandragupta Maurya. He was followed by his less illustrious son, though he was not incompetent, but बहुत ज़्यादा you see competent नहीं थे, बहुत ज़्यादा नाम नहीं है. In fact, a lot of people also don't know who Bindusar is. लोगों को लगता है चंद्रगुप्ता मौर्य का बेटा अशोका है, but actually it's not. It's Bindusar. And please don't confuse Bindusar with Bimbisar of Harinka dynasty. I warn you, I caution you. लोग confuse हो जाते हैं, and as such this could be asked in your exams to confuse you. पहले बिंबिसार आपको याद कैसे रखेंगे? पहले देखो बिंबिसार एंड बिंदुसार, एम पहले आता है या एन पहले आता है? नेचुरली एम पहले आता है, राइट? तो बिंबिसार पहले आएगा हरिणका डायनेस्टी में, एंड बिंदुसार बाद में आएगा, एन बाद में आएगा. दैट इज इन द केस ऑफ बिंदुसार ऑफ मौर्यन डायनेस्टी. सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू. इनका जो एक इंपॉर्टेंस ये है दैट ही हैपन टू एक्सटेंड सम ऑफ द मॉडर्न टेरिटरीज टू द डेक्कन प्लेटो. डेक्कन प्लेटो में जो कुछ एरियाज थे वहां कॉन्कर कर लिया था. सिर्फ जो एक एरिया है जो इनके टाइम पे भी अनकॉन्कर था वो है कलिंगा, एंड सम ऑफ द रीजन्स किंगडम्स ऑफ द एक्सट्रीम साउथ, फॉर एग्जांपल चोला, चेराज एंड पांड्या कंट्रीज. वी वुड टॉक अबाउट चोलास, चेराज एंड पांड्याज इन वन ऑफ द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स इन द साउथ इंडियन हिस्ट्री. लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो अशोका को अभी कॉन्कर करना था, दैट वाज कलिंगा. सो जो कलिंगा वॉर ने अशोका की लाइफ किस तरीके से बदल दी, वी जस्ट टॉक अबाउट इट. Now, you see, Ashoka was the most famous of the Mauryan king. You already all know that you already know this fact, and this is a very, in fact, the greatest of the kings during ancient times. As in the case of medieval times, that was eclipsed, that was overshadowed by Akbar the Great. In this period, it's Ashoka the Great. So you see, there is a lot of
similarities between Ashoka the Great and Akbar the Great. Now this is not the time to compare because right now we are not doing Akbar the Great. When we would do Akbar, then probably we can have a look back and we can see the similarities with Ashoka. He conquered Kalinga and included in his empire. Now see, Kalinga based out of Odisha, so parts of Odisha today, they were called Kalinga, the kingdom of Kalinga, and there were a lot of attempts before by the predecessors of Ashoka to bring Kalinga into its fold, but they were unsuccessful, and finally Ashoka happened to conquer it, and it is said that 100,000 or 1 lakh people were killed in this war, 1,50,000 prisoners of war or the captives from war, they were captured by Ashoka and they were made agricultural slaves. So this is indeed a very, very huge number if it is true. Traditionally it is said, but historians say that number could not be so large. It would be large but not so large कि 1 लाख लोग मर गए. So this probably would not be the case, but nonetheless Ashoka was so overcome by the sadness, he was so overcome by the sorrow after this war that he decided not to fight any war, and in fact he also happened to embrace Buddhism. He got converted to Buddhism, and this was a very defining moment in his life. When he converted, he began to propound something called a Dhamma, the Dhamma of Ashoka. Dhamma means dharma. Dharma Sanskrit word है, प्राकृत में धम्मा बोलते हैं, and he began to propound the ideology of Dhamma. It is not the Buddhism that he was championing, it was the basics of the society. For example, respecting your elders, respecting the teachers, not to kill animals, to live in harmony with each other. These are the basic things that Ashoka propounded through his edicts that you can find across the length and breadth of the subcontinent. In fact, his edicts, the stone edicts, they can be found, or inscription. Edict means a proclamation, and it's basically in the form of a stone on which an inscription has been written, and you can find them as far as Afghanistan. These were his ideas on religion, government, people's behavior towards one another. So these are the basically some of the things that Ashoka talked about in his edicts, and he also expresses his regret about the Kalinga war in one such edict. And by and large, whatever we know about Ashoka, we come to know about it through his edicts. Otherwise कोई हिस्ट्री में कहीं मेंशन नहीं है. इनफैक्ट अशोका का लोगों को नाम तक नहीं पता था. बिफोर 1837, James Prinsep, who was a servant of the East India Company, he deciphered the Brahmi language, and as a result of this, Ashoka was resurrected in the history of the country. Otherwise, before that, Indians were not aware about this great king. The edicts were written in the Brahmi script. Brahmi was the script, but the language was Prakrit. Please don't get confused. People assume Prakrit is a script and Brahmi is a language, or otherwise, or they feel both are languages or both are scripts. No. Brahmi happens to be a script and Prakrit was a language that was expressed through the Brahmi script. For example, Devanagari is a script, right? So we could write anything, even English, we could write in Devanagari. हिंदी लिखते हैं, आप लोग फोन पे टाइप करते हैं, व्हाट्सएप पे, हाउ डू यू टाइप? There would be very few people who would be typing in Hindi, in Devanagari script, right? But we write in something called Roman Hindi. We use English alphabets, but we use Hindi words, right? We are talking in Hindi. So this is how it was, Prakrit language expressed in Brahmi script. Forbade sacrifices of animals in his kingdom. Even in his royal kitchen, he forbade the sacrifices of animals. And by and large, he turned vegetarian, except for a few exceptions. For example, peacock and deer meat that was consumed, that was cooked in the royal kitchen. Otherwise, it was strictly forbidden in the country, in his domain. Yashripad, son of Bindusar, is Ashoka. That's right. That's right. Administration, society and culture, modern art. So modern art, this is what we have been talking about. We have been talking about the pillar edicts and stone edicts, the rock edicts of Ashoka that can be found across the length and breadth of the Indian subcontinent, especially along the royal highways. क्योंकि हाईवेज के पास में रख के उनको इंस्क्रिप्शन को लगा के वो फायदा ये है कि जो यात्रीगण हैं, जो भी ट्रैवलर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, आर्मी मैन हैं, they would at least see it and read it. जंगल में लगा देंगे. There were a lot of jungles during those times. Do you think it makes any sense to implant those edicts in jungles? What is the purpose?
So this is why you see most of these edicts, they are installed at arterial roads, at trade roads, on royal highways, and they were made of the pillar edicts. Pillars आपने देखे होंगे, सारनाथ पिलर जिसका हमने you see the Ashoka of that, the crown जिसमें 4 lines है standing back to back, we have taken from the Sarnath pillar. And these pillars were made of sandstone. They were mined at a place called Chunar near Varanasi. Chunar near Varanasi. They were mined from this particular place, the sandstone pillars. And they have some animal motifs, for example, elephant, bull, lion. It could be anything, not necessarily lion, because we generally see the lion. Ashoka का जो lion है हमारे सिक्के विक्के इंडियन गवर्नमेंट का emblem में है, national emblem है, but it could be bull also in some cases, as in the case of Rampurva, and otherwise also it could be elephant also. He started a special group of officers whom he called Dharma Mahamatras. Now these Dharma or Dhamma Mahamatras, they were responsible for preaching the Dhamma of Ashoka. Ashoka का जो Dhamma का philosophy था, we just talked about what was his philosophy regarding Dhamma, to respect the elders and to not commit crime and to be non-violent and to not kill animals. All these sort of things, they were propounded by a special class of officers that Ashoka instituted. The Mahamatra, they traveled across the country and then they listened to people, they heard their complaints, and they also propounded the message of Ashoka to the people, for the well-being of the people, for the moral well-being of the people. The city of Patliputra was Patna. Patliputra was the capital of Ashoka or the Mauryas. It was administered by a council and 6 board. So this council consists of 30 members, and each board contained 5 members. So you can see 6 into 5 is equal to 30. So 30 members, they used to administer the capital city and its vicinity. आसपास का जो area है, this is how they used to administer it. And these committees were for various purposes. For example, taking care of foreigners, for regulating weights and measures, for sanitation purposes, for trading purposes. So all sort of purposes were there. These committees used to look after. So the Mauryan bureaucracy, in fact, that happened to be a very, very large kind of bureaucracy, a very elaborate bureaucracy, just like the Indian civil services of today. IAS officers होते हैं, वो ये सब देखते हैं, services का UC administration bureaucracy का integral part है. इस तरीके की एक sophisticated bureaucracy अशोका के टाइम हुआ करती थी. लेकिन उस टाइम पे भी एक प्रॉब्लम था, जैसे आज की डेट में सिविल सर्विसेज के साथ प्रॉब्लम है, सिविल सर्वेंट्स के साथ इश्यू है. एंड द इश्यू इज करप्शन. बहुत बड़े लेवल पे उस टाइम पे भी करप्शन था. और अर्थशास्त्र में कौटिल्य तो लिखता है कि हम तो परेशान है इस करप्शन से, एंड ही सजेस्ट अ लॉट ऑफ वेज बाय विच करप्शन कैन बी controlled, but he ultimately yields. He also surrenders, and he in the outcome says it is as difficult to detect corruption as it is difficult to detect when a fish is drinking water. जैसे मछली पानी में when it is drinking water, you can't know, right? This is the way corruption happens. The corruption is done by the bureaucrat. This is what Kautilya writes in his book Arthashastra, and this Arthashastra happens to be one of the great sources through which we can reconstruct the history of the Mauryan period, apart from another very important source, which is the Indica. The name of the book is Indica by Megasthenes. Megasthenes was the ambassador of the Greek king that was defeated by Ashoka, that was defeated by Chandragupta Maurya, Seleucus Nicator. अभी हमने देखा था पिछली स्लाइड में 303 BC में Seleucus Nicator, the general of Alexander, was defeated by Chandragupta Maurya, and then he sent an ambassador to the court of Chandragupta Maurya in Patna, Patliputra, and this person, Megasthenes, he wrote an account of the socio-cultural and administrative environment in the Magadhan Empire, in the Mauryan Empire. I hope this point is clear to you. Ashoka also sent his son Mahendra to Ceylon, and Ashoka also sent a lot of missions to the Hellenistic or the Greek kingdoms in western part of the world, that is in Western Asia. A lot of Hellenistic or Greek kingdoms were there, क्योंकि इस टाइम पे Alexander had died, लेकिन उसके successors, they were ruling this part of the world. End of the Mauryan Empire किस तरीके से end हुआ? Overthrown by a dynasty called Shunga dynasty, and जो last of the Mauryan king, his name was Brihadrath.
Brihadrath was the last of the Mauryan king, a descendant of Ashoka. He was killed, publicly killed by Pushyamitra Shunga, who was a general of Brihadrath. जैसे आज की डेट में जब इंस्पेक्शन होता है, जनरल विजिट कर रहा है एंड देयर इज आर्मी दैट इज स्टैंडिंग, आपने देखा होगा इस तरीके से, तो ऐसे एक पब्लिक इंस्पेक्शन में पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथ को असैसिनेट कर दिया, एंड दिस टर्मिनेट्स दिस ग्रेट डायनेस्टी कॉल्ड द मौर्यन डायनेस्टी एंड द बिगिनिंग ऑफ अनदर डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी, बट दिस इज नॉट वेरी रिनाउंड ऑब्वियसली एज कंपेयर टू मौर्यंस. So this marks the end of the Ashokan dynasty, and subsequently there were other factors also that led to the downfall of the Mauryan Empire. Not only this particular event, but certain other factors also. For example, the descendants of Ashoka, they were weak, they were not as competent. So you see in India we don't even know who Ashoka's son was. तो पता है वैसे हिस्ट्री में, बट वी आर नॉट वरिड अबाउट इट क्योंकि उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. दे वर वेरी वेरी वीक. इनफैक्ट बृहद्रथ का भी नाम इसलिए पता है क्योंकि वो पुष्यमित्र, ही वाज द लास्ट ऑफ द मौर्यन रूलर. सो दिस इज व्हाई a very important reason why the Mauryan Empire fragmented and disintegrated very rapidly after the death of Ashoka. For example, मुगल्स में भी औरंगजेब की जब डेथ हुई उसके बाद कितना रैपिडली फ्रैगमेंट हुआ मुगल एम्पायर. Likewise, the same case over here, successors were weak and incompetent, and also there was a very large bureaucracy to maintain. Administration was huge, a very large army they maintained. पैसा बहुत लगता है, sources revenue के कम है क्योंकि एम्पायर बड़ा है, लेकिन फर्टाइल जो प्रोविंसेस हैं जहां से आपको रेवेन्यू मिलेंगे, दैट इज लिमिटेड टू द गंगा, यमुना, दोआब. Now let's come to the last chapter of the day, but this is not the last topic because इस chapter में we have to do a couple of topics, Satavahanas and you see South India, Chora, Chela, Sangam literature. We'll be talking about a lot of such factors. So let's begin with this chapter, and at the end I would be happy to take up any questions if you have. So in case you have any questions right now, please keep it in mind, and towards the end I will take up those questions. Let's begin with the chapter. The best known was the सातवाहना फैमिली और आंध्रास. सो यू सी इस टाइम पे एज अ सक्सेसर टू द मौर्यन एम्पायर इट वाज फॉलोड बाय शुंगास, शुंगास वर फॉलोड बाय कन्वार्ड्स, बट यू सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसर हैपेंड टू बी दिस आंध्रा. बोलते हैं पुराणास में आंध्रा लिखा हुआ है, अदरवाइज दे डोंट कॉल देमसेल्व्स आंध्रास इन देयर इंस्क्रिप्शंस, दे कॉल देम सातवाहनास. एंड दिस सातवाहनास और द आंध्रास, this happened to be a very important kingdom during this time. They were established during 2nd century BC and ruled up till the early part of the 3rd century AD. So this was their duration. You can see in the north it is Kushan's empire. We will talk about Kanishka's empire or the Kushan kingdom over here. We will talk about it in one of the subsequent slides. So you can see the contemporaries of Satavahanas. जब वो यहाँ पे रूल कर रहे थे, who were the people who were ruling in the northwestern part, who were the people ruling in this part, that is the western part. They were the Shaka Satraps or western satraps or Shaka Satraps. We'll talk about both. Great ruler Satkarni was a conqueror and was described as the lord of the west. So a beginning was made of this particular kingdom that we are talking about, the Satavahanas. However, the greatest of the Satvahana kings was Gautamiputra Satkarni, who in fact recovered the areas that were annexed by the western satraps from the Satavahanas. Satavahanas के और जो वेस्टर्न सैट्रप्स हैं, जो शाका सत्रप्स हैं, इनकी फाइट होती रहती थी आपस में क्योंकि नेबर्स हैं. और ये जो कोंकण बेल्ट है इसके लिए और गुजरात कोस्ट के लिए फाइट होती रहती थी, बिकॉज गुजरात कोस्ट एंड कोंकण बेल्ट ट्रेड के लिए बहुत फेमस था. जितने भी शिप्स आएंगे वेस्ट से, यूरोप से आएंगे, तब ट्रेड करेंगे इनके साथ, लेकिन ट्रेड नहीं होगा तो किंगडम फ्लरिश नहीं करेगा. एंड दिस इज व्हाट वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन सैट्रप्स, शाकास एंड द सातवाहनास. तो इनके जो पहले जो प्रीडेसेसर्स थे, जो बिफोर गौतमीपुत्र सतकर्णी,
they were defeated by the Shakas and a lot of territories were taken annexed by the Shakas from these Satavahanas. But he was the most competent of the rulers, and as such he recovered the areas that were yielded in the previous generation. As such he regained the western part of Deccan and kind of made his kingdom very, very great and important and a very flourishing one. This Satavahana kingdom acted as a bridge between North India and South India. You see the position of this kingdom. ऊपर North है, North India, नीचे South India. As such, it happened to be a kind of bridge in passing on the material culture of the North, because materially उस time पे culturally material culture जो है development था. For example, coins हो गए, scripts हो गई, काफी सारी अलग अलग चीजें हो गई, वो नॉर्थ से साउथ में लेकर आए थ्रू सातवाहनास. धीरे धीरे फिर जो सदर्न किंगडम्स थे उनको भी नॉर्थ का इन्फ्लुएंस फील होने लगा था इस टाइम पे. द पोर्ट्स इन द गोदावरी डेल्टा ले अलोंग द सी रूट फ्रॉम गंगा डेल्टा टू साउथ इंडिया. सो गोदावरी डेल्टा वॉज वेरी वेरी फर्टाइल, and you see there was a KG delta. You know, today, even today, it is very famous for rice or paddy growth, paddy crops. And likewise in those times, plus there were ports also, and with the help of ports they used to trade with the Roman Empire, and there was this very prolific trade that the Satavahanas conducted with the Romans. A lot of things were procured from them, for example glass, lead and wines, etc. And in return you see gold also came, क्योंकि इंडिया से भी टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, काफी सारी चीजें जा रही हैं, वहां से भी चीजें आ रही हैं. बट the balance of trade was in India's favor, and as such a lot of gold coins, Roman gold coins, we find in this part of the country. The headman of each village was responsible for collecting the revenue or taxes. So at the basic level of administration, you see it was the village headman who was responsible for collecting the taxes from the people and then passing it on to the Satavahana ruler. And as such the kingdom became very prosperous. काफी इनका ट्रेड था, सिटीज का भी काफी सारे आए यहाँ पे, और जो रूलर भी थे वो काफी पावरफुल थे, एंड दे propounded, they supported art and culture. Buddhism during this time, during the reign of Satavahanas, it flourished greatly, especially in the KG delta, Krishna Godavari delta and Western Deccan. जो अजंता जो caves हैं उनकी शुरुआत ही सातवाहनास के टेन्योर से हुई है. साउथ इंडिया की बात करते हैं अभी. नाउ पहले हमने नॉर्थ की बात की, देन वी टॉक्ड अबाउट डेक्कन और पेनिनसुलर इंडिया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम साउथ. जो एक्सट्रीम साउथ में 3 किंगडम्स थे, चोलास, पांड्यास एंड चेरास. और ये जो 3 किंगडम्स हैं, दे वर वेरी वेरी गुड एट, यू सी, द ट्रेड विद द रोमन एम्पायर. दे वर ऑल्सो साइमल्टेनियसली ट्रेडिंग विद द रोमन एम्पायर, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेड दे बिकेम वेरी वेरी प्रॉस्परस. एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इस टाइम पे फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, दैट इज संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर की वजह से हमको काफी ज्यादा चीज उस टाइम का पता चलता है, उस टाइम के बारे में पता चलता है, किस तरीके के जो 3 किंगडम्स थे इनका क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन था, क्या पॉलिटिकल कंडीशन था, किस तरीके से सोसाइटी डिवाइडेड थी आपस में. तो ये जो सारी चीजें हमको कहां से पता चलती हैं, इस टाइम के संगम लिटरेचर से. आपने सुना होगा संगम लिटरेचर के बारे में. एंड संगम लिटरेचर क्या था? संगम इज बेसिकली एन असेंबली ऑफ पोएट्स. सो एन असेंबली ऑफ पोएट्स एंड बार्ड्स, दैट इज कॉल्ड संगम. देयर वर 3 संगम असेंबलीज, इट इज सेड. दे वर हेल्ड इन द टाउन ऑफ मदुरई, मदुरई विच इज अंडर द पांड्यन किंगडम. तो 3 यहां पे देखो आप, डोंट फॉरगेट चोलास. सो इस अगर साउथ इंडिया, इफ दिस इज साउथ इंडिया, जो एक्सट्रीम साउथ है, दिस इज द टेरिटरी ऑफ द पांड्यास. जो नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, दैट इज अंडर चोलास, एंड दिस केरला वाला एरिया दैट इज अंडर चेरास. इस तरीके से ये 3 किंगडम्स है साउथ में. पांड्या की जो किंगडम है, इनकी कैपिटल है मदुरई है. तो जो मदुरई में पांड्यास के अंडर में ये 3 संगम असेंबलीज हुई हैं, and they are talking about a lot of things. For example, they talk about the socio-economic structure, stories narrate करते हैं, कुछ जो हीरोज हैं उनके गुणगान गाते हैं इस चीज में. So basically they are in the form of poems.
Roman trade, I have already made references to Roman trade. Because of the Roman trade, these three kingdoms happened to be very, very prosperous, along with the Satavahanas. Even Satavahanas traded with the Roman Empire, because during this time Roman Empire was very, very mighty, very powerful in the Mediterranean. काफी बड़ा एरिया था. आपने सुना ही होगा रोमन आर्मीज के बारे में, या तो आपने को सीरियल्स वगैरह देखी होंगी या मूवीज देखी होंगी. सो इट वाज वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड दे ट्रेडेड विद इंडिया फॉर द इंडियन गुड्स, लग्जरी गुड्स. फॉर एग्जांपल स्पाइसेस, all these were called luxury goods. They were not stuff that were used by the common people. आम आदमी के लिए ट्रेड नहीं होता था उस टाइम पे. ट्रेड होता था रिच लोगों के लिए, पैसे वाले लोगों के लिए, who could afford to buy such expensive items. Spices were very expensive then. Textiles, precious stones, peacock was considered a very rare commodity, and monkey, because उनके countries में monkey नहीं होता, and as such they used to wonder what kind of a creature this is. So all these things were sold by Indians, exported by Indians, and returned the Romans paid as gold फिर इन किंगडम्स में. इनफैक्ट काफी ज्यादा गोल्ड के फाइंड्स मिलते हैं, रोमन कॉइन्स मिलते हैं यहाँ पे इन किंगडम्स में, और इसके बेसिस पे हम हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि शायद वो ट्रेड होता होगा रोमन एम्पायर से. Arikamedu, close to Pondicherry, has been exhibited and many Roman objects were found. In fact, जो ये ग्लास शर्ट्स हैं, उसके बाद दैट मीन्स फ्रैगमेंटेड ग्लास में कांच मिलता है रोम का. फिर रोमन कॉइन्स हैं, प्लस अ लॉट ऑफ वैक्स ऑल्सो वेर इन कॉटन वॉज प्रोसेस. जो कॉटन होता है उसको वैक्स में प्रोसेस करते हैं, वो भी आरिकामेडू में मिला है. और जो कॉटन टेक्सटाइल है वो एक्सपोर्ट करते थे रोमन एम्पायर को. Let's come to the scene of North India during this time. Let's see what was happening in North India. अभी हमने डेक्कन की बात कर ली, साउथ की बात कर ली, अब दोबारा से ऊपर चलते हैं. इस टाइम पे कई सारे हमलावर आए, बाहर से फॉरेनर्स आए, इन्वेडर्स आए, and those foreigners actually became a part and parcel of the Indian society subsequently. Now there was a series of such attacks and invasions. First of them they were Greeks, then there was शाकास, then there was Parthians, and then there was कुषाण. तो इस तरीके से अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेव्स आई इन्वेडर्स की. द फर्स्ट इन्वेडर्स हैपन टू बी इंडो ग्रीक्स, एंड हु दिस इंडो ग्रीक्स वर, जो डिसेंडेंट थे अलेक्जेंडर की आर्मी के, जो जनरल्स थे उनके जो डिसेंडेंट्स थे, वो इंडो ग्रीक्स ने, उन्होंने इंडिया के अंदर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. So they ruled in Iran, Afghanistan, Western Asia. Indo-Greeks also ruled in the province of Gandhar. Gandhar in northwestern part of the Indian subcontinent, आज की डेट में पाकिस्तान में है. So they ruled over these areas. In fact, Punjab में भी and parts of Sindh also they ruled. Minted many coins, and it is possible to put together the history. In fact, Indo-Greeks की हमको history, in fact, almost एक्सक्लूसिवली इनके जो कॉइन्स इन्होंने मिंट किए हैं उसकी वजह से हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. हमारे पास बाकी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ज्यादा नहीं है, बट इनके कॉइन्स के थ्रू हमको इनके बारे में पता चला. बहुत रिसेंटली इनके बारे में पता चला है, इनफैक्ट 50-100 साल पहले. इससे ज्यादा हमको पहले पता नहीं था हु इंडो ग्रीक्स हुआ, बट जो हमारे एविडेंस फाइंड मिले हैं कॉइन्स के, उसके बेसिस पे जो पोर्ट्रेट कॉइन्स हैं, इन कॉइन्स में इनके ना किंग्स के पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं, हेलमेट पहन के, और लंबे लंबे हेलमेट गोल्ड कॉइन्स में, और जो ग्रीक किंग्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं ग्रीक लेजेंड में. उसके बेसिस पे हम हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट की है हमने. एंड द मोस्ट फेमस ऑफ द इंडो ग्रीक किंग हैपन टू बी किंग मिनेंडर और किंग मिलिंदा. इसका जब कन्वर्जन हो गया बुद्धिज्म में, ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म. मिलिंदा नाम रख दिया इनका, एंड ही वॉज वर्शिपर ऑफ विष्णु, एंड ही वॉज कन्वर्टेड बाय अ बुद्धिस्ट मंक कॉल्ड नागसेना. नागसेना ने कन्वर्ट करके मिलिंडर को. इनफैक्ट मिलिंडर वॉज अ वेरी पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल ऑफ द इंडो ग्रीक किंग्स. द ग्रीक्स वर फॉलोड बाय शाकास हु सेटल्ड डाउन इन काठियावाड़ एंड मालवा. शाकास, अब देखो आपने, इसीलिए मैं एक रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वी जस्ट डिड यू सी सातवाहना. सातवाहनास को फाइट किससे चल रही थी? वेस्टर्न सैट्रप से. दे आर ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न सैट्रप. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अगर शाकास कभी आपको देखने में आता है. वेस्टर्न सैट्रप ये इन्हीं को बोलते हैं, एंड दे वर फाइटिंग विद ईच अदर ऑल द टाइम, वेस्टर्न सैट्रप्स एंड सातवाहनास. रुद्रदमन is the best known of the kings, best known of the Shakas kings, and he
stop the expansion of Satavahana power. In fact, he happened to check the advance of the Satavahana power north of the Narmada river, क्योंकि north of Narmada river मालवा है. मालवा and Gujarat, they were very very prized territories, not only in ancient times but even during the Mughal time, because मालवा और गुजरात का बड़ा अच्छा एक इंटरनेचुरल एक ज्योग्राफिकल कनेक्शन है. जो मालवा गुजरात को कॉन्कर करेगा वो हिंदुस्तान के रिसोर्सेज को कॉन्कर करेगा, बिकॉज वहां की जितनी भी ट्रेडिंग हो गुजरात के थ्रू वो पास होगी मालवा से. इसलिए इनके ऊपर फाइट होती थी सातवाहना और शाकास की. एंड रुद्रदमन हैपन टू बी अ वेरी ग्रेट किंग हु डिफीटेड दीज सातवाहना रूलर्स बैक टू बैक सब्सिक्वेंटली. शाकास को जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में शाकास की अलग अलग ब्रांचेस थी. एक ब्रांच यहाँ पे सेटल हो गई काठियावाड़ और गुजरात में और मालवा में, और बाकी जो ब्रांचेस हैं वो अफगानिस्तान पाकिस्तान में सेटल डाउन हो गई. उनको डिसलॉज किया फिर कुशाणा ने, फिर कुशाण आए इनके बाद और कुशाणा ने उनको डिसलॉज किया वहां से. इनका जो ओरिजिनल होम है ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, आज की डेट में चाइनीज तुर्किस्तान है, जहां पे एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी चल रहा है चाइनीज तुर्किस्तान में. वहां से वो लोग आए एंड दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एट तक्षशिला एंड पेशावर, and Mathura happened to be their second capital. So you see they had this very very big empire running across a lot of countries, not only in India. You see Kushana, I will just show you the map. If you can see this map over here, you can see this Kushana kingdom. You see all these countries, Central Asian countries, right from Uzbekistan, and you see eastern part of China, and western part of China, and you see northern part of India right up to Mathura, and you see this area also, Sindh, etc., Punjab and Balochistan, and this area Afghanistan. So a very very kind of mighty and vast empire it was of the Kushanas. And the greatest of the Kushana king happened to be Kanishka. कनिष्का का आप लोगों ने नाम सुना होगा. हमको मथुरा से ये बस्ट मिलता है, स्टैच्यू मिलता है कनिष्का का, बट अनफॉर्चुनेटली ये हिस्टोरियंस का बहुत बड़ा रिग्रेट है कि फेस नहीं है उसमें हेड नहीं है. एंड एज सच वी कांट एक्चुअली हैव दिस आइडिया अबाउट व्हाट ही लुक्ड लाइक, बट नॉनदलेस ही हैपेंड टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ द कुशाना रूलर्स. इनके टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी विच वॉज इन कुंडलवन कश्मीर. कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इनके टाइम पे, कनिष्का के टाइम पे. एंड दिस इज व्हाई ही वाज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ हिज पेट्रोनेज टू रिलीजन. He patronized Buddhist religion, and as such Buddhism rapidly spread to a lot of Central Asian countries. क्योंकि अगर आपने इनका मैप जो ध्यान से दिया होगा इस पे, that a lot of Central Asian countries are there. And when the king himself, Kanishka, was the supporter of Buddhism, then naturally that religion was spread to his territories, और उनकी territories में Central Asian countries से. So this was the time when Buddhism spread rapidly to Central Asian countries. आर्ट के बारे में देखते हैं. यू सी द स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा एंड अदर सीन्स. तो यहाँ पे एक गांधार आर्ट इस टाइम पे कनिष्का के ड्यूरेशन में. कनिष्का का एक और सिग्निफिकेंस है कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये दो इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ आर्ट दे फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का. उसने सपोर्ट किया, पेट्रोनाइज किया. जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट था दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ ग्रेको रोमन आर्ट प्लस इंडियन आर्ट. एक्चुअली जो ग्रीक डिसेंडेंट्स थे वहां पे अलेक्जेंडर के, वो अपना नॉर्थ वेस्ट में उस टाइम पे वो अपना जो आर्ट लेकर आए और जो वहां का लोकल आर्ट था उससे एक फ्यूज हो गया, एक सिंथेसाइज हो गया. दैट रिजल्टेड इन अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट एंड वेरी फेमस आर्ट इन हिस्ट्री. आप लोग बार बार रेफरेंसेस पढ़ेंगे जो एग्जाम देंगे, उसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, यू कैन सी द इमेज ऑफ हेड ऑफ बुद्धा, जिसमें यू सी देर आर सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट. फॉर एग्जाम्पल द वेवी हेयर, जो बाल हैं देखो किस तरीके से जिगजैग मोशन में दिख रहे हैं. दिस इज कॉल्ड वेवी हेयर. वेव की तरह इस तरीके से बाल हैं, विच इज नॉट फाउंड इन इंडिजिनस रिलीजन. जो हमारे जो स्कूल ऑफ आर्ट है, फॉर एग्जाम्पल मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ये नहीं मिलता. इस तरीके से वेवी हेयर होंगे, कान बहुत बड़े बड़े होंगे, लोब्स हैं कान के. दिस इज लाइक ईयर लोब्स दे आर कॉल्ड. दे आर वेरी लॉन्ग एंड यू सी वेरी वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम the mainstream in indigenous schools of art.
लाइकवाइज ही इज गॉट दिस थिक ड्रेपरी, जो उनके कपड़े हैं बहुत एक थिक फोल्ड्स में है. सो दिस इज द डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ही ऑल्सो पेट्रोनाइज मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें एक जो फोकस है वो फेस या बॉडी पे नहीं है, वो एक स्पिरिचुअलिटी में है. सो इट इज सेड दैट द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट लैक्स स्पिरिचुअलिटी which is found in the Mathura school of art, because it is an indigenous school of art. It is not influenced by foreign influences. Religion में you see Buddhism got divided into two sects during the fourth Buddhist council. जो fourth Buddhist council हुई थी कश्मीर में under the patronage of Kanishka, the greatest of the Kushan emperors. उस टाइम पे Buddhism got divided into two sects or two orders. वन इज हीनयान, द लेसर व्हीकल. जो हीनयान और महायान में ये फर्क है, जो हीनयान है वो बोलते हैं कि बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उनको ओरिजिनल फॉर्म में हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए. वी शुड नॉट डाइल्यूट आवर टेनेट्स एंड रूल्स एंड वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द टेनेट्स एंड प्रीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा. दिस इज व्हाट द हीनयान से. ऑन द अदर हैंड महायान दे से दैट वी शुड फोकस मोर ऑन गेनिंग फॉलोअर्स. More number of followers should be brought to the Buddha fold, and as such we need to make some relaxations. So they made some relaxations like image worship they began to do. They began to take non-veg. They began to kind of dilute the practices, Buddhist practices. But it is because of Mahayana Buddhism, that Mahayana followers, that Buddhism spread to the countries of Central Asia and East Asia. Mahayana Buddhism वहाँ पे है. हीनयान वॉज लिमिटेड टू सम पॉकेट्स ओनली. जो इसका एक फॉर्म है थेरावादा बुद्धिज्म, दैट वी फाइंड इन श्रीलंका एंड म्यांमार. अदरवाइज मोस्टली इट इज दिस महायान बुद्धिज्म विच इज मोर लिबरल, यू कैन से, विच इज मोर रिलैक्स्ड एज कंपेयर टू द हीनयान, विच इज अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मोर प्योर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट प्रीचिंग्स. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन महायान एंड हीनयान. तो ये जो डिविजन है ये इस टाइम पे हुई थी जब कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल प्रिजाइड की थी इन कुंडलवन कश्मीर. आई होप यू वुड रिमेंबर दिस. Mahayan Buddhist, they sent missionaries to China, and soon it spread to Central Asia and China, Tibet, etc. Subsequently, after a long period, subsequently spread to other areas. So this is how religion spread during the reign of Kanishka. So two very important rulers who patronized Buddhism were, we have seen today, one is Ashoka. अशोका ने किस तरीके से अपने जो बेटे हैं महेंद्र पाल उनको यहाँ पे भेजा, दैट इज श्रीलंका. एंड यू सी यहाँ पे वी हैव Kanishka, who is sending his missionaries, he is sending his Buddhist monks to countries of Central Asia and China. So this is how Buddhism rapidly expanded as a religion, and it also answers the question that one of the students asked some time back, why Jainism was restricted to the country and Buddhism got spread to countries beyond India. So this was the last slide of the day, guys. If you have any questions, do ask me. Otherwise, we can part our discussion and we'll continue in the subsequent class. I think it would be on Monday then. अंकित, महायान एंड हीनयान में ये डिफरेंस है दैट महायान इज अ बेसिकली अ मोर रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, वेर इन द टेनेट्स एंड द प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर क्वाइट डाइल्यूटेड. एक डाइल्यूटेड फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं, नॉट इन इट्स ओरिजिनल दिस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म विच इज प्रैक्टिस्ड बाय द हीनयान फॉलोवर्स. फॉर एग्जाम्पल, हीनयान जो फॉलोवर्स हैं वो इमेज वर्शिप नहीं करते बुद्धा की, जो मूर्ति पूजा है. बट महायान स्टार्टेड डूइंग इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धा, और ये बोला जाता है जो हिंदुइज्म की इमेज वर्शिप आई वो महायान बुद्धिज्म को देखकर आई. दूसरा, महायान बुद्धिज्म बोलता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स लेने चाहिए अपने बुद्धिस्ट रिलीजन में. बट हीनयान से दैट द फोकस शुड नॉट बी ऑन गेनिंग टू मेनी फॉलोअर्स, बट द फोकस शुड बी ऑन गेनिंग लेस नंबर ऑफ फॉलोअर्स, फ्यूअर फॉलोअर्स, बट they should be practicing the Buddhist tenets very, very piously, very, very meticulously. This is the difference. I hope you got what I want to say. You understood the difference.
Heenyaan means the lesser vehicle and Mahayana means the greater vehicle. In fact, this is a derogatory term that was given by Mahayana to Heenyaan. Otherwise, you see lesser and greater का कोई बात ही नहीं है इसमें. What is the difference between script and language? Script is the written form of this thing expression, and language is what we speak. So how we express the language is in the form of script on paper, like Devanagari script and Hindi language. So Hindi is not a script, it's a Devanagari script and Hindi language. We express Hindi language through Devanagari script. What is ports? TN Kaga is asking. Port means जहाँ पे ship dock होते हैं, where ships stop and you see we do overseas trading. So on the coastal areas we would have natural harbors wherein ships would come, they will stop because we can't anchor the ships on the road or on the mainland. They have to stay in water. But the port has to be suitable geographically, and there are some facilities also, basic facilities that are required at ports. For example, Jawaharlal Nehru port, we have JNPT in Bombay, which is very, very famous. Likewise, we have a lot of ports today in the country. Paradip ho gaya, Mangalore port ho gaya, Cochin port ho gaya. Likewise, in those days, there was to be a lot of ports wherein through these ports, export and import of trade was done with foreign countries. I hope you also got your answer. Bandargah, which is called in Hindi, but you see, not all students are comfortable with Hindi, so I couldn't say that. Nonetheless, what does edicts? Edicts means the royal proclamation, the royal farmans that were made out by Ashoka, and they are inscribed in the stone. They are inscribed as in they are etched. अब आप लोग ना थोड़ा अपने जो इंग्लिश है तो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू स्पेसिफिकली हु आस्क्ड द क्वेश्चन श्रीपद, बट अदरवाइज ऑल्सो सो यू ऑल्सो वर्क ऑन द vocabulary because there would be some words that I'd be using probably you would not be able to understand. For example, etching, how we ascribe a particular thing, because I don't have like too many synonyms and I can't translate that in Hindi because I frankly don't know, because I have been to an English medium school and I have never read in Hindi, so I can't even translate that way. So these edicts or the royal proclamations, they are inscribed on the stones or pillars, and then they are put across the length and breadth of the country. The message of the king, they are called the edicts, which we would express in the form of those stone pillars and the rock edicts that we have. Is it clear to you, or is any other question now? Okay, you're welcome, Shivam. Thank you so much. Thank you everybody out there. I'll see you on Monday, and please do go through what we have done in the class. Thank you, Shripad. Please do go through what we have done in the class. You can either revise or you can maybe go through the PDF if you don't want to watch the video again, or if you have carefully listened to the video. I'm sure that you have paid attention in the class and you guys are quite interactive in the class. You keep on asking questions. That's a very good thing. That means you're paying attention. If you are not asking questions, that only means two things: either you are not paying attention or you understand everything. So you are asking questions, that means you are paying attention. So very good. Please do go through the PDF notes after this when you get that in the class, after the class. So that would be enough for you. As for the moment, don't need to slog too much. That would be enough. But you have to pay attention in the class, number one, and number two, the notes that you get, PDF notes, that be enough. Thank you so much everybody. Thank you Shripad, thank you so much. I'll see you next time. Bye bye, take care everyone. I'll see you.